So the topic that we will start today is your एंटीजन। ठीक है कि एंटीजन आपका क्या होता है। ठीक है, सो जो अलग अलग टॉपिक्स हमने आपके इस एंटीजन के अंडर पढ़ने हैं। सो वन इज लाइक इम्यूनोजेनिसिटी और आपका एंटीजेनिसिटी का क्या मतलब होता है। ठीक है, हैप्टन्स क्या होते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ एंटीजन्स। ठीक है कि अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स, चाहे वो आपके प्रोटीन्स हैं, चाहे वो आपके पॉलीसेक्राइड्स हैं, चाहे वो आपके बेसिकली लिपिड्स हैं, तो सभी एज ए एंटीजन एक्ट कर सकते हैं। फिर हम एक पढ़ेंगे एडजुवेंट्स क्या होते हैं। ठीक है कि एडजुवेंट का बेसिकली भी पढ़ेंगे कि कैसे किसी पर्टिकुलर जो भी एंटीजन है उसकी आप इम्यूनोजेनिसिटी को कैसे बढ़ा सकते हो। ठीक है, एंड व्हाट इज एपिटोप एंड पैराटोप। ठीक है, सो बेसिक से चीज़ें हैं यहाँ पर जो हम एंटीजन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका इम्यूनोजेनिसिटी और एंटीजेनिसिटी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सो पहले यहाँ पर जैसे हम देखेंगे इम्यूनोजेनिसिटी। ठीक है, जैसे वैसे तो हम इम्यूनोजन एंटीजन टर्म इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं कि कोई भी इस टर्म को यूज कर लेता है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि इम्यूनोजेनिसिटी और एंटीजेनिसिटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इम्यूनोजेनिसिटी क्या लिखा हुआ है, इट इज द एबिलिटी टू इंड्यूस ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, मतलब इम्यूनोजन मैं उसको बोलूंगा जो मान लो मेरे बी सेल को एक्टिवेट करे या टी सेल को एक्टिवेट करे। जैसे बी सेल को एक्टिवेट करेगा तो क्या बनाएगा, बी सेल एंटीबॉडीज। ठीक है, ऐसे ही टी सेल भी आपका एक्टिवेट हो। ठीक है, तो इम्यूनोजन वो है जो बी सेल या टी सेल को एक्टिवेट करे। ठीक है, इम्यूनोजन कैन एक्टिवेट बी सेल और टी सेल। ठीक है, लेकिन एंटीजेनिसिटी क्या होता है, इट इज एबिलिटी टू कंबाइन स्पेसिफिकली विद द प्रोडक्ट्स ऑफ अबव रिस्पॉन्सेज। ठीक है, कि एंटीजन हम बेसिकली उसको कह रहे हैं कि जो बेसिकली एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट कर सकता है, बट वो बी सेल को बेसिकली इंड्यूस नहीं कर सकता कि वो एंटीबॉडी बनाए। ठीक है ना, दोनों चीजों में फर्क है। मान लो एक मॉलिक्यूल वो है, जैसे मान लो मैंने कह दिया एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये बी सेल को एक्टिवेट कर सकता है कि बी सेल क्या बनाए, आपकी एंटीबॉडी बनाए। ठीक है, दूसरा क्या है, वो एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट जरूर कर सकता है बट वो बी सेल को एक्टिवेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिफरेंस है। इम्यूनोजेनिसिटी is the ability to induce a humoral और cell mediated response। humoral response में obviously आपके B सेल आते हैं, cell mediated में आपके T सेल आते हैं। ठीक है, but antigenicity is the ability to combine specifically with the product of above responses। ठीक है, जैसे B सेल ने एंटीबॉडी बनाई तो एंटीजेनिसिटी मतलब एंटीबॉडी के साथ वो रिएक्ट कर सकता है जो एंटीजन होता है। ठीक है, लेकिन वो बी सेल को इंड्यूस नहीं कर सकता कि वो एंटीबॉडी बनाए। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस इन इम्यूनोजेनिसिटी एंड एंटीजेनिसिटी। ठीक है, वैसे जनरल जो टर्मिनोलॉजी में आप इम्यूनोजन एंटीजन यूज कर लेते हो, बट ऑब्वियसली इम्यूनोजेनिसिटी इज ए डिफरेंट टर्म, एंटीजेनिसिटी इज ए डिफरेंट टर्म। ठीक है, तो ऑब्वियसली जिन मॉलिक्यूल्स के पास इम्यूनोजेनिसिटी की प्रॉपर्टी है, क्योंकि जो बी सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं एंटीबॉडी बनाने के लिए, वो एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट भी करेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली जिसके पास इम्यूनोजेनिसिटी की प्रॉपर्टी है उसके पास एंटीजेनिसिटी की प्रॉपर्टी भी है, क्योंकि जो एंटीबॉडी बनवा सकता है वो एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट भी करेगा। लेकिन वो मॉलिक्यूल जो बी सेल को एक्टिवेट नहीं कर सकता वो बेसिकली क्या होता है, एंटीजन। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल के पास इम्यूनोजेनिसिटी है मतलब उसके पास एंटीजेनिसिटी भी ऑटोमेटिकली, बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू। रिवर्स इज नॉट ट्रू, मतलब जिसके पास एंटीजेनिसिटी की प्रॉपर्टी है उसके पास इम्यूनोजेनिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, सो all immunogens are antigens but the reverse is not true। ठीक है, तो जितने भी आपके immunogens हैं वो antigens हैं but the reverse is not true। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कहते हैं आपके कि जो हैप्टन्स हैं, हैप्टन्स आर एंटीजेनिक। हैप्टन्स क्या होते हैं आपके, एंटीजेनिक। ठीक है, ये अभी हम पढ़ेंगे कि बेसिकली हैप्टन्स का क्या कंसेप्ट होता है, कि हैप्टन्स एंटीजन का क्या मतलब है कि वो बी सेल को एक्टिवेट नहीं कर सकते या टी सेल को एक्टिवेट नहीं कर सकते, बट वो बी सेल या टी सेल से जो रिस्पॉन्स आता है उनके प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी हम पढ़ेंगे हैप्टन्स के बारे में क्या होते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम हैप्टन के साथ कोई प्रोटीन कैरियर लगा देते हैं, हैप्टन के साथ अगर हम कोई प्रोटीन कैरियर लगा देते हैं तब वो इम्यूनोजेनिक हो जाता है, तब वो क्या हो जाता है, इम्यूनोजेनिक। ये अभी हम पढ़ेंगे कि हैप्टन्स क्या होते हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्या है कि ऑब्वियसली नेचर ऑफ एंटीजन, ठीक है। अगर हम नेचर ऑफ एंटीजन की बात करें तो सबसे पहले प्रोटीन्स जो सबसे पोटेंट इम्यूनोजेंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉलीसेकेराइड और उसके बाद आपके लिपिड्स, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोटीन्स, उसके बाद आपके पॉलीसेकेराइड, उसके बाद आपके लिपिड। पहले प्रोटीन, देन पॉलीसेकेराइड एंड देन वी हैव योर लिपिड। ठीक है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे उसने आपको अलग अलग मॉलिक्यूल दिए, तो सबसे पोटेंट इम्यूनोजन कौन सा होगा आपका? इट विल बी योर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर द मोस्ट पोटेंट इम्यूनोजेंस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इम्यूनोजेनिसिटी, एंटीजेनिसिटी, और जैसे स्टेटमेंट्स आ जाती हैं कि जिसके पास इम्यूनोजेनिसिटी की प्रॉपर्टी है ऑटोमेटिकली उसके पास एंटीजेनिसिटी की प्रॉपर्टी है, बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू। सो अभी तक जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोटीन्स आपके एंटीजेंस हो सकते हैं, वी कैन हैव पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है, चाहे प्रोटीन्स हैं चाहे आपके पॉलीसेकेराइड्स हैं, ठीक है। वी हैव लिपिड्स, लिपिड्स कैन आल्सो एक्ट एज एंटीजेंस, ठीक है। तो जैसे अभी हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो आपके एमएससी क्लास 1 और क्लास 2 होते हैं वो कौन से एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं? आपके पेप्टाइड एंटीजेंस को, जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है। सो टी सेल्स recognize peptides derived from protein antigen when they are presented as peptide MHC complexes, ठीक है। However, some lipids can also be recognized by T cells, ठीक है। कुछ लिपिड्स होते हैं उनको भी टी सेल्स recognize कर सकते हैं, जैसे lipoidal compounds such as glycolipids and phospholipids, they can be recognized by T cell receptors when presented as complexes with molecules that are very much like MHC molecule, ठीक है, that are presented very much like MHC molecule, ठीक है। जैसे कल हमने जो पढ़ा था कि जो MSC क्लास 1 और MSC क्लास 2 की टी हेल्पर जो होते हैं वो MSC क्लास 2 रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, टी साइटोटॉक्सिक MSC क्लास 1। तो ऐसे एक ये फैमिली होती है CD1 फैमिली, ठीक है। ये लिपिड को प्रेजेंट करती है, जैसे ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जनरली जो भी हम पढ़ते हैं ना, जनरली प्रोटीन्स, मोस्ट ऑफ द जो एंटीजेंस हैं वो आपके प्रोटीन्स ही होते हैं। बट जैसे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ जाए कि जो लिपिड्स हैं, लिपिड को जो प्रेजेंट करते हैं वो किसके मेंबर होते हैं? आपके CD1 फैमिली, ठीक है। एंड दे आर क्लोज स्ट्रक्चरल रिलेटिव्स ऑफ क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल्स, दे आर क्लोज स्ट्रक्चरल रिलेटिव्स ऑफ क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल। Recognition of lipids is a part of the immune response to some pathogens, ठीक है। And T cells recognize lipids arising from Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium leprae। जैसे ये जो बैक्टीरिया हैं दो, जो आपका ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रोसी करते हैं, ठीक है। सो इन बैक्टीरिया के अंदर लिपिड्स जो होते हैं, लिपिड जो होता है उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। सो ऑब्वियसली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये जो बैक्टीरिया होता है स्पेसिफिकली ये हमारे एल्वियोलर मैक्रोफेजिस को इन्फेक्ट करता है, एल्वियोलर मैक्रोफेजिस को, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। सो लिपिड प्रेजेंटिंग मॉलिक्यूल आर मेंबर्स ऑफ CD1 फैमिली, ठीक है। अब जैसे इसमें एक है कि जैसे एक आपके पास लार्ज मॉलिक्यूल है, लार्ज और इनसॉल्युबल है, ठीक है। एक लार्ज है और इनसोल्यूबल है, दूसरा आपके पास है स्मॉल है और सोल्यूबल है, ठीक है। तो जो लार्ज और इनसोल्यूबल होता है वो ज्यादा इम्यूनोजेनिक होता है, ठीक है, क्योंकि एक तो लार्ज मॉलिक्यूल का फैगोसाइटोसिस और उसकी प्रोसेसिंग इजी है, ठीक है, और वो इनसोल्यूबल है तो एक से दूसरी जगह नहीं जाएगा। लेकिन जो स्मॉल सोल्यूबल है, बेसिकली एक तो उसका फैगोसाइटोसिस टफ है, और दूसरा क्या है कि वो मे बी आपका सोल्यूबल होने के कारण एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाएगा, ठीक है। सो लार्ज insoluble macromolecules generally are more immunogenic than small soluble ones, because the larger molecules are more readily phagocytosed and processed। कि जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं insoluble होते हैं उनका phagocytosis आपका क्या होता है? ज्यादा easily होता है, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि large insoluble are generally more immunogenic than small and soluble ones, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज, जैसे जो एंटीजन हम इंट्रावेनसली देते हैं, ठीक है,
वो कहाँ पर जाता है आपके स्प्लीन के पास, लेकिन जोन सा एंटीजन आप सबक्यूटेनियसली देते हो वो पहले कहाँ पे जाता है आपके लिम्फ नोड के पास, ठीक है। सो एंटीजन एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली इज कैरिड फर्स्ट टू द स्प्लीन, क्योंकि ये आपने ब्लड में दिया है तो इसका एनकाउंटर कहाँ पर होगा, स्प्लीन में, ठीक है। ये आपके स्प्लीन और लिम्फ नोड क्या होते हैं आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, स्प्लीन एंड जो आपका लिम्फ नोड है, क्योंकि यहाँ पर एंटीजन और सेल्स का एनकाउंटर होता है। स्प्लीन एंड लिम्फ नोड आर एग्जांपल ऑफ योर, these are example of your secondary lymphoid organs, secondary lymphoid organs, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें आपने इसमें याद रखनी है। फिर लिपिड्स, कुछ बेसिकली ऐसे भी एंटीजन होते हैं जो लिपिड, जिनका नेचर लिपिड होता है और उनको CD1 फैमिली वाले प्रेजेंट करते हैं। सो और एक पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है, जैसे ना जो टी सेल रिसेप्टर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जो बेसिकली आपके टी सेल रिसेप्टर, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका दैट इज अल्फा बीटा, एक होता है गामा डेल्टा, ठीक है। जो अल्फा बीटा होता है वो पेप्टाइड एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है, किसको, पेप्टाइड को। और जो गामा डेल्टा होता है वो किसको रिकॉग्नाइज करता है, आपके लिपिड को। अल्फा बीटा पेप्टाइड को, गामा डेल्टा लिपिड को, ठीक है। तो जो उनसे टी सेल रिसेप्टर आपके लिपिड एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं वो कौन से होते हैं आपके, गामा एंड डेल्टा, ठीक है। सो गामा एंड डेल्टा। और इसके अलावा लिपिड जो लार्ज सोल्यूबल है, लार्ज और इनसोल्यूबल है, वो ज्यादा इम्यूनोजेनिक होते हैं एज कंपेयर टू स्मॉल एंड सोल्यूबल वंस। और एंटीजन जो हम इंट्रावेनसली देते हैं दैट इज फर्स्ट कैरी टू द स्प्लीन, वेयर एज एंटीजन एडमिनिस्टर्ड सबक्यूटेनियसली मूव्स फर्स्ट टू द लिम्फ नोड, ठीक है। So adjuvants basically आपके देखते हैं क्या होते हैं। adjuvants are substances, adjuvants are substances that when mixed with an antigen and injected with it enhance the immunogenicity of that antigen, ठीक है। तो एडजुवेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जब उसको हम एंटीजन के साथ मिक्स करते हैं तो इम्यूनोजेनिसिटी को एनहांस कर देता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको जस्ट एक जनरल एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कोई भी आपके पास एक एंटीजन है, ठीक है। मान लो मैंने कहा कि उसने 100 बी सेल्स को एक्टिवेट करना है, जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है। तो इसने तो मैक्सिमम इतना को करना, बट मान लो मैंने इसके साथ ना एक एंटीजन और दे दिया, सेकंड एंटीजन और दे दिया, कोई भी डिफरेंट, उसने भी क्या करा, उसने भी और बी सेल्स को एक्टिवेट कर दिया। तो अल्टीमेटली आपके मान लो इसने भी 50 बी सेल्स को एक्टिवेट कर दिया, तो अल्टीमेटली आपके 150 बी सेल्स एक्टिवेट हो गए, ठीक है। मतलब ये जस्ट मैंने एक वे बताया कि दिस इज वन ऑफ द वे यू कैन इंक्रीज द इम्यूनोजेनिसिटी। बाकी देयर आर मैनी डिफरेंट वेज जो भी हम पढ़ेंगे, बट जस्ट मैंने आपको एक वे बताया कि एक एंटीजन ने तो सेल्स को एक्टिवेट करना ही करना है, बट एक साथ एंटीजन आप और दे दो, अल्टीमेटली तो हमें क्या चाहिए कि हमें ज्यादा सेल्स को एक्टिवेट करना है, चाहे वो बी सेल्स हैं, टी सेल्स हैं, जो भी हैं, ठीक है। सो एडजुवेंट बेसिकली कौन कौन से इफेक्ट्स को एक्सर्ट करता है, ठीक है। सो एडजुवेंट एक्सर्ट one or more of the following effects, ठीक है। So one is antigen persistence is prolonged, जैसे बॉडी में अगर एंटीजन ज्यादा टाइम के लिए रहेगा, पहले मान लो
वो 2 घंटे के लिए रहता है, बट वो मान लो अब 4 घंटे के लिए रहेगा तो ज्यादा सेल्स को एक्टिवेट कर पाएगा। एक तो हम एंटीजन की परसिस्टेंस को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा, को स्टिमुलेटरी सिग्नल्स आर एनहांस्ड। को स्टिमुलेटरी signals are enhanced. Co-stimulatory signals are enhanced. Third है local inflammation is increased. Local inflammation is increased. कि local inflammation आपकी increase होगी, ठीक है। फोर्थ इज, क्योंकि जैसे जहां पर भी इन्फ्लेमेशन होती है वहां पर जैसे आपके न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रोफिल्स आर द फर्स्ट टू अराइव एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। न्यूट्रोफिल्स आर द फर्स्ट टू अराइव। जैसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि इन्फ्लेमेशन वाली साइट पे सबसे पहले कौन से आते हैं आपके न्यूट्रोफिल्स एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। सो लोकल इन्फ्लेमेशन इज इंक्रीज्ड, ठीक है। इसके अलावा नॉन स्पेसिफिक प्रोलिफरेशन ऑफ नॉन स्पेसिफिक। अब देखो नॉन स्पेसिफिक क्या मतलब है कि कोई और एंटीजन आप देते हो। नॉन स्पेसिफिक proliferation of lymphocyte is stimulated, of lymphocytes is stimulated. Lymphocytes is stimulated, non-specific proliferation of lymphocyte is stimulated, ठीक है। सो एडजुवेंट क्या क्या इफेक्ट दिखाता है, एक तो persistence को बढ़ाता है, co-stimulatory signals are enhanced, local inflammation is increased, and the non-specific proliferation of lymphocyte is stimulated, ठीक है। तो मतलब देखो क्या ना, आपको ज्यादा सेल्स एक्टिवेट करने हैं बस, ठीक है। सो दैट इज द मेन थिंग कि जो आप एडजुवेंट से करते हो, ठीक है। अब जैसे अगर हम यहाँ पर देखें एडजुवेंट्स जैसे अलग अलग होते हैं, ठीक है। एक तो जैसे हम बोलते हैं दैट इज एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। एडजुवेंट एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट, वन इज योर एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका एलम, सल्फेट इज एलम, ठीक है। दूसरा जैसे मान लो हमारे पास है दैट इज वाटर इन ऑयल एडजुवेंट, वाटर इन ऑयल एडजुवेंट, वाटर इन ऑयल एडजुवेंट, ठीक है। तो ये मेन जो हम पढ़ेंगे इसके बारे में, दे what they do basically they prolong the persistence of antigen, they prolong the persistence of antigen, persistence of antigen जो हमने लिखा ना कि आपको एंटीजन की persistence को prolong करना है, so prolong the persistence of antigen, ठीक है। तो जैसे इसमें हम एक तो होता है आपका that is Froom's complete adjuvant और एक होता है Froom's incomplete adjuvant, complete adjuvant and Froom's incomplete adjuvant. Incomplete adjuvant, एक होता है Froom's complete adjuvant, एक होता है Froom's incomplete adjuvant, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकम्प्लीट एडजुवेंट में क्या होता है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे आपका इनकम्प्लीट में क्या होता है, ठीक है। साइंटिस्ट के नाम पे है कि जो एक तरह से जूल्स फ्रूम जिसने ये दिया था, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या क्या होता है, वन इज एंटीजन इन एक्वस सॉल्यूशन, एंटीजन इन एक्वस सॉल्यूशन, this is one thing. Second they have that is mineral oil, mineral oil, mineral oil. Third they have an emulsifying agent, emulsifying agent such as mannite monoleate, such as
मेनाइड मोनोलिएट, मोनोलिएट, ठीक है। वन वी हैव एंटीजन इन एक्वस सॉल्यूशन, वन वी हैव मिनरल ऑयल एंड एमल्सिफाइंग एजेंट सच एज मेनाइड मोनोलिएट, ठीक है। तो जैसे मान लो ये आपके पास एक ऑयल है, मिनरल ऑयल के अंदर पहले आपने जो भी आपका एंटीजन है मतलब वो ट्रैप हो गया, so this is antigen within mineral oil, within mineral oil droplet, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, जो आप एमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हो, एमल्सिफाइंग एजेंट क्या करता है, एमल्सिफाइंग एजेंट क्या करता है आपका कि इसको छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में ब्रेक कर देता है, ठीक है। जैसे ये आपकी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बन गई, ठीक है, बड़ी ड्रॉपलेट उसने, और इसके अंदर आपका एंटीजन है। अब इन सभी ड्रॉपलेट में से धीरे धीरे एंटीजन रिलीज होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका एंटीजन की परसिस्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। एक तरह से क्या ना, बॉडी मान लो एंटीजन में नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया 2 घंटे के लिए रहती है, बट ऐसा करके आप एंटीजन को 4 घंटे के लिए रख रहे हो, मान लो 2 घंटे में वो ऑब्वियसली जितने सेल्स को एक्टिवेट करेगा करेगा ही करेगा, जैसे बी सेल्स को, लेकिन वही एंटीजन अगर 4 घंटे के लिए रहेगा तो ऑब्वियसली मोर बी सेल्स विल बी एक्टिवेटेड, ठीक है, मोर बी सेल्स विल बी एक्टिवेटेड एंड दैट व्हाट वी वांट, क्योंकि हम यही चाहते हैं ना कि आपकी इम्यूनोजेनिसिटी बढ़ जाए। इम्यूनोजेनिसिटी बढ़ने का मतलब है कि ज्यादा सेल्स एक्टिवेट हो, चाहे वो बी सेल्स हैं चाहे टी सेल है, ठीक है। तो मेनाइड मोनोलिएट क्या करता है, वो ऑयल को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में ब्रेक कर देता है, और इसके बाद द एंटीजन इज रिलीज्ड वेरी स्लोली, the antigen is released very slowly from site of injection, is released very slowly from site of injection, ये बहुत ही धीरे धीरे वहां से रिलीज होता है from site of injection, ठीक है। so this is basically a Front's incomplete adjuvant, ठीक है। तो इनकम्प्लीट में एंटीजन इन एक्वस सॉल्यूशन, मिनरल ऑयल एंड एमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि किस चीज को आप एज एमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हो, ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर हम कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट में ये सब चीजें तो होती हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो भी आपका एंटीजन है वो तो है ही है, बट इसमें हम एक कंपोनेंट एक्स्ट्रा ऐड करते हैं विच इज म्यूरामाइल डाइपेप्टाइड, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बताऊं कि फ्रूट्स जो कंप्लीट एडजुवेंट है, फ्रूट्स कंप्लीट एडजुवेंट, कंप्लीट एडजुवेंट, अगर जैसे हम इसकी बात करें तो कंप्लीट एडजुवेंट क्या है, बेसिकली एक तरह से जो इसमें इनकम्प्लीट वाला तो सारा ही है कि जो फ्रूट्स इनकम्प्लीट एडजुवेंट में था, इनकम्प्लीट एडजुवेंट में क्या गया था आपका, एंटीजन इन एक्वस सॉल्यूशन, एंटीजन इन एक्वस सॉल्यूशन प्लस योर एंटीजन इन एक्वस सॉल्यूशन प्लस मिनरल ऑयल प्लस मेनाइड मोनोलिएट, ठीक है। ये तीनों चीजें तो चलो यहाँ ही हैं, बट यहाँ पर हम एक कंपोनेंट एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, दैट इज म्यूरामाइल डाइपेप्टाइड of that is basically a mycobacterial cell plus muramyl dipeptide, muramyl dipeptide which is basically a component of the mycobacterial cell, ठीक है। सो देखो इस एंटीजन ने तो जो से सेल्स को एक्टिवेट करना था वो तो करेगा इसी, ठीक है, बट ये जो आपने ये एक्स्ट्रा कंपोनेंट डाले ना, ये इसको एक्टिवेट करता है आपके मैक्रोफेजिस को, किसको एक्टिवेट करता है, ये मैक्रोफेजिस को, इट एक्टिवेट मैक्रोफेजिस, ठीक है। मतलब जो एंटीजन आपका था उसने मान लो मैक्रोफेजिस को एक्टिवेट नहीं करना था, ठीक है। देखो क्या ना, जितने ज्यादा सेल्स एक्टिवेट होंगे मतलब उतनी इम्यूनोजेनिसिटी ज्यादा है, ठीक है, वो मैटर नहीं करता चाहे वो बी सेल्स हैं, टी सेल्स हैं, मैक्रोफेजिस हैं, ठीक है। एंटीजन ने तो जो सेल्स एक्टिवेट करने थे वो तो करेगा ही करेगा, बट ये एक्स्ट्रा कंपोनेंट डाल के आपने मैक्रोफेजिस को और एक्टिवेट करा दिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये वाला जो एडजुवेंट है इसको हम CFA लिख देते हैं, ठीक है, इसको हम क्या लिख देते हैं, CFA
जैसे जब हम रिसर्च करते थे तो ये जो CFA होता था ना, इसको हम यूज करते थे अर्थराइटिस इंड्यूस करने में, टू इंड्यूस अर्थराइटिस इन माइस। जैसे जो एक्चुअली एक तरह से इसमें सेल्स को ही इंक्रीज करना है, तो इसको हम, आपके रैट्स होते थे बेसिकली विस्टर रैट्स, उनमें हम अर्थराइटिस इंड्यूस करते थे। अर्थराइटिस मतलब जो भी उनके जो जॉइंट्स होते थे, लेग्स होते थे ना, वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाती थी। ठीक है, तो CFA हम वहां पे यूज करते थे, क्योंकि जिस भी ड्रग पे बेसिकली काम करते थे तो हमें बाद में पहले हम अर्थराइटिस इंड्यूस करते थे, उसके बाद फिर हम चेक करते थे कि जो हमारा ड्रग था कि वो बेसिकली कैसे उसके ऊपर एक्ट करेगा। ठीक है, कि कैसे उसके ऊपर वो, कि वो इन्फ्लेमेशन को कम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वो जस्ट टू चेक था बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे जितने भी आप ये मेडिसिन आते हैं ना, चाहे आप पैरासीटामोल लेते हो, ठीक है, चाहे आप एस्पिरिन लेते हो, पैरासीटामोल, एस्पिरिन, एक और सोल्ट आता है नेप्रोक्सन। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो होते हैं ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। ठीक है, दीज आर, इनको हम ना एक कैटेगरी में बोलते हैं NSAIDs, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। नॉन स्टेरॉयडल इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये जितने भी ड्रग्स आते हैं। ठीक है, तो स्टेरॉइड्स भी जैसे ज्यादा होते हैं तो फिर स्टेरॉइड्स भी देते हैं, बट ये जो ड्रग्स होते हैं सारे नॉन स्टेरॉयडल होते हैं। ठीक है, तो जैसे जब भी आपको अर्थराइटिस, अर्थराइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, तो जब भी अर्थराइटिस होता है तो जैसे जनरली हम दो टेस्ट लिखते हैं, TNF अल्फा, TNF अल्फा अगर बढ़ा हुआ है तो इन्फ्लेमेशन ज्यादा है, और एक होता है CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन। तो इन दोनों के लेवल डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, आप इन दोनों के लेवल चेक कराओ। अगर ये दोनों ज्यादा हैं तो इसका मतलब आपको, आपके जॉइंट्स में ज्यादा इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, सो ऑब्वियसली अर्थराइटिस के लिए अभी तक हमारे पास कोई क्योर नहीं है, और एक तरह से जो बेसिकली हम जैसे इंजेक्शन देते हैं कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट के, ठीक है, इंजेक्शन जो दिए जाते हैं पेशेंट को ताकि थोड़ा बहुत एक तरह से जो रिलीव मिले, बट देर इज नो परमानेंट क्योर फॉर अर्थराइटिस। ठीक है, सो CFA दैट वी कैन यूज टू इंड्यूस अर्थराइटिस इन रैट्स। ठीक है, इसके अलावा ऑब्वियसली आउट ऑफ कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फॉर्म, जो आपका फ्रूट्स कंप्लीट एडजुवेंट है, फ्रूट्स कंप्लीट adjuvant more potent than is more potent than incomplete adjuvant, incomplete adjuvant। जो कंप्लीट एडजुवेंट होता है वो इनकम्प्लीट से ज्यादा क्या होता है, पोटेंट। ठीक है, सो एक तो मैंने आपको बताया एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट, एक वाटर इन ऑयल। ठीक है, इसके अलावा जैसे एक होता है आपका सिंथेटिक पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, थर्ड जो होता है दैट इज, क्योंकि जस्ट ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस चीज का आप एज एडजुवेंट यूज कर सकते हो, सिंथेटिक पॉली राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, और एक होते हैं बैक्टीरियल लिपोपॉलीसेक्राइड्स, बैक्टीरियल lipopolysaccharides. So all these molecules can be used as your adjuvants. तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें जैसे उसने हेप्टेंस की भी बात करी है। हेप्टेंस जो मैंने आपको बताया क्या होते हैं आपके एंटीजेनिक। ठीक है, सो वी हैव थ्री सब्सटेंसेस A, B, C, जैसे थ्री सब्सटेंसेस हैं आपके पास। ठीक है, तो उसने ना तीन केस दिए हैं कि A is administered along with C, A is administered along with C, पहला केस ये है। दूसरा है B is administered along with C, B is administered along with C। थर्ड है
A is conjugated with B. A is conjugated with B and administered along with C. And administered along with C. Along with C. ठीक है, तो जैसे उसमें 3 आपको यहाँ पर ग्राफ दिए हैं कि टाइम, और इधर है सीरम एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। ठीक है, तो टाइम के साथ कोई भी एंटीबॉडी के लेवल में चेंज नहीं है। एंटी ए दूसरा भी सेम ही है, सीरम एंटीबॉडी और टाइम के बीच में, तो उसमें आपका ऐसा सा ग्राफ आया है। सो सेम है, सीरम एंटीबॉडी रिस्पॉन्स वर्सेस टाइम। सो दैट इज एंटी बी। और जो थर्ड है उसमें बी के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बनी है और आपके ए के अगेंस्ट भी। सो एंटी बी एंड एंटी ए। वर्सेस टाइम। ठीक है, तो ये 3 आपके पास ग्राफ आए, आपको ABC बताना क्या है। तो ऑप्शन 1 जो है दैट इज A प्रोटीन, B हेप्टन एंड C एडजुवेंट। सेकंड है A हेप्टन, B प्रोटीन and C adjuvant। थर्ड आपका क्या है, A प्रोटीन, B adjuvant and C हेप्टन। C is your हेप्टन। और फोर्थ है आपका A हेप्टन, B adjuvant एंड C प्रोटीन। ठीक है, तो आपको बताना है ऑब्वियसली हेप्टन्स जो मैंने आपको बताया वो एंटीजेनिक होते हैं। ठीक है, एडजुवेंट भी आपको पता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जो हेप्टन के साथ अगर कैरियर लग जाता है तब वो क्या हो जाता है, इम्यूनोजेनिक। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस नॉलेज करिए आप इस क्वेश्चन को। सो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में आपको 3 सब्सटेंसेस दे रखे हैं A, B एंड C। ठीक है, सो कहता है A एडमिनिस्टर्ड अलोंग विद C। ठीक है, तो A के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी नहीं बनी। ठीक है, B को जब आपने C के साथ दिया तो एंटीबॉडी बनी है। A के साथ जब आपने B लगाया और एडमिनिस्टर्ड अलोंग विद C तो A के अगेंस्ट भी बनी है, B के अगेंस्ट भी बनी है। ठीक है, अब देखो C के अगेंस्ट एंटीबॉडी किसी केस में नहीं बनी है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि C आपका एडजुवेंट है। C क्या आपका एडजुवेंट है। C आपका क्या है, एक तरह से आपका एडजुवेंट है। ठीक है, अब देखो A के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनी, तो मैंने आपको बताया था ना कि जो हेप्टन्स होते हैं, हेप्टन्स क्या होते हैं आपके एंटीजेनिक। हेप्टन्स क्या होते हैं, एंटीजेनिक। ठीक है, जब आपने B दिया तो B के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी है, लेकिन जब आपने A के साथ B लगा दिया तो A के अगेंस्ट भी बनी है, B के अगेंस्ट भी बनी है। इसका मतलब A आपका हेप्टन है, B प्रोटीन है। ठीक है, ये अभी हम पढ़ेंगे भी सही कि जो हेप्टन और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है तो उसमें हेप्टन के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बनती है और आपके प्रोटीन के अगेंस्ट भी। ठीक है, और C जो है उसका काम तो सिर्फ इम्यूनोजेनिसिटी को एनहांस करना है। ठीक है, तो मतलब इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखने को मिला कि जो हेप्टन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी रिस्पॉन्स नहीं आता। जब A आपने अकेला दिया तो टाइम के साथ एंटी A के लेवल में कोई चेंज नहीं आया, बट जब आपने A के साथ B लगा दिया तो A के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बनी, B के अगेंस्ट भी। इसका मतलब A आपका हेप्टन है, B आपका प्रोटीन है और C के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी नहीं है, तो इसका मतलब C आपका क्या है,
एडजुवेंट है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको एडजुवेंट्स के बारे में बताया कि वही सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि एडजुवेंट कैसे आपका इम्यूनोजेनिसिटी को एनहांस करता है, परसिस्टेंस प्रोलॉन्ग, को-स्टिमुलेटरी सिग्नल्स आर एनहांस्ड, लोकल इन्फ्लेमेशन इज इंक्रीज्ड एंड द नॉन स्पेसिफिक प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट इज स्टिमुलेटेड। ठीक है, सो यहाँ पर जैसे एग्जांपल ऑफ एडजुवेंट्स में एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट, इनकम्प्लीट एडजुवेंट मैंने आपको बताया, कंप्लीट एडजुवेंट मैंने बताया, सिंथेटिक पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स एंड बैक्टीरियल लिपोपॉलीसेकेराइड्स। सो अब जैसे यहाँ पर हम एक टर्म पढ़ेंगे एपिटोप्स क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट आर योर एपिटोप्स और एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स। ठीक है, so immune cells do not interact with or recognize an entire immunogen molecule. Instead, lymphocytes recognize discrete sites on the macromolecule called epitope. ठीक है, अभी मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा कि पूरे इम्यूनोजन को नहीं रिकॉग्नाइज करता, उस पे कुछ डिस्क्रीट साइट्स होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, आपके एपिटोप्स। ठीक है, epitopes are the immunological active regions of immunogen that bind to antigen specific membrane receptor on B lymphocyte, ठीक है, or to secreted antibodies। ठीक है, studies with small antigens revealed that B and T cell recognize different epitopes on the same antigenic molecule, कि B cell किसी और को recognize करता है, T cell किसी और को करता है। For example, when mice were immunized with glucagon, ठीक है, ग्लूकागोन जो हमारा हार्मोन है जो एक तरह से ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, सो एंटीबॉडी वाज एलिसिटेड टू एपिटोप्स ऑन द अमीनो टर्मिनल प्रोटीन। जैसा आपके पास कोई भी एक प्रोटीन है, ठीक है, ऑब्वियसली उसने कहा कि इसमें 29 अमीनो एसिड है, तो ये एन टर्मिनल होगा, ये सी होगा। कहते हैं जो बी सेल ने जिस एपिटोप को रिकॉग्नाइज करा वो एंटीबॉडी जो बनी वो एन टर्मिनल के अगेंस्ट बनी, और टी सेल ने जिस एपिटोप को रिकॉग्नाइज करा वो आपके कहां पर था, कार्बोक्सिल टर्मिनल पोर्शन में था। मतलब सेम प्रोटीन है बट बी सेल अलग पोर्शन को रिकॉग्नाइज करते हैं और टी सेल आपके अलग पोर्शन को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, सो दैट इज एपिटोप्स। ठीक है, इसके अलावा जैसे हैप्टेंस, हैप्टेंस जो भी मैंने आपको बताया, हैप्टेंस आर एंटीजेनिक। ठीक है, सो कार्ल लैंडस्टीनियर, सो ही इज द वन बिहाइंड द एबीयू ब्लड ग्रुप सिस्टम। कार्ल लैंडस्टीनियर ने हमारा एबीयू ब्लड ग्रुप सिस्टम दिया था, and for giving this ABO blood group system he was awarded with Nobel Prize also। ठीक है, ये आप देखना उनको कौन सी ईयर में नोबेल प्राइज मिला था, for the discovery of ABO system of human blood group। ठीक है, so it is a chemically defined system for studying the binding of an individual antibody to a unique epitope on a complex protein antigen। तो उन्होंने क्या करा कि बहुत सारे हैप्टेंस जैसे स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट आर एंटीजेनिक। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हैप्टेंस क्या होते हैं, एंटीजेनिक होते हैं बट नॉट इम्यूनोजेनिक। ठीक है, हैप्टेंस कैन, अब जैसे अभी आपने देखा कि हमने जैसे ए और बी था, ए जब आपने अकेले दिया क्वेश्चन में तो एंटीबॉडी नहीं बनी, बट जब ए के साथ बी लगाया तो ए के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बनी, बी के अगेंस्ट तो चलो बनी रही थी। ठीक है, सो केमिकल कपलिंग ऑफ हैप्टेन टू ए लार्ज प्रोटीन कॉल्ड ए कैरियर यील्ड्स टू इम्यूनोजेनिक हैप्टेन कैरियर कॉन्जुगेट। तो हैप्टेंस हमेशा एंटीजेनिक होते हैं, they cannot induce B cell to produce antibody, but once they are complexed with a protein carrier, now they can induce the formation of antibodies। ठीक है, so यहाँ पर जैसे animals immunized with such a conjugate produce antibody specific for, ठीक है, जैसे यहाँ पर डायग्राम में शो कर रखा है कि ये हैप्टेन कैरियर कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो इसमें ऑब्वियसली एंटीबॉडीज टू हैप्टेन। ठीक है, हैप्टेन जैसे ये बता रखा है डीएनपी डाइनाइट्रोफिनोल। ठीक है, तो जब आपने हैप्टेन दिया तो एंटीबॉडीज नहीं बनी, जब प्रोटीन कैरियर दिया तो एंटीबीएसए बना। जब आपने हैप्टेन कैरियर कॉन्जुगेट दिया तो एक एंटीबॉडी तो हैप्टेन के अगेंस्ट बनी, एक एंटीबॉडी कैरियर के अगेंस्ट बनी, और एक एंटीबॉडी आपकी कॉन्जुगेट ऑफ हैप्टेन एंड कैरियर के अगेंस्ट बनी। ठीक है, मतलब अब सिर्फ आप अकेला हैप्टेन देते तो एंटीबॉडी नहीं बनती, ये तो आपने हैप्टेन भी दिया तब उसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बनी, कैरियर के अगेंस्ट एंटीबॉडी भी बनी, और हैप्टेन और कैरियर कॉम्प्लेक्स के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी आपकी बनी। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली एपिटोप्स, तो एपिटोप्स बेसिकली मैंने आपको बताया क्या होते हैं आपके, दे आर एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स।
epitopes are antigenic determinants, ठीक है। जैसे मान लो ये एक एंटीजन है, ठीक है, तो ऑब्वियसली एक एंटीजन के ऊपर ना, जैसे मान लो ये एक टाइप का एपिटोप है, ठीक है, ऐसे मान लो आपका एक एपिटोप ये है, ठीक है, ऐसे मान लो एक एपिटोप आपका ये है, ठीक है, ऐसे मान लो आपका एक एपिटोप ये है। मतलब किसी भी, ये तो चलो मैं सिर्फ दो कॉपी शो कर रहा हूँ, अदरवाइज वी कैन हैव मल्टीपल कॉपीज ऑल्सो, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, एंटीजन ये एक ही है, दिस इज सिंगल एंटीजन। इस पे मैंने दिखाया 4 टाइप्स ऑफ एपिटोप, 1 2 3 एंड 4, 4 टाइप के मैंने यहाँ पे क्या दिखाया, एपिटोप, ठीक है। ऑब्वियसली जो एंटीबॉडी बनेगी इसके लिए अलग एंटीबॉडी होगी, मतलब एक टाइप का बी सेल बनाएगा, ठीक है। इसके लिए आपका दूसरा टाइप का बी सेल आपको चाहिए, दूसरे टाइप का बी सेल आपका इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा, ऐसे ही तीसरे टाइप का बी सेल इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा, और चौथा इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक है। एंटीजन एक ही है। अब अगर हम सिंगल बात करें तो वो होती है मोनोक्लोनल, ठीक है। अगर आप मोनोक्लोनल मींस स्पेसिफिक फॉर ओनली वन एपिटोप, स्पेसिफिक फॉर ओनली वन एपिटोप, ठीक है। देखो एंटीजन पे अलग अलग टाइप के एपिटोप है, बट मोनोक्लोनल वो होती है जो सिर्फ आप चाहे वो 1 बनवा लो, 2 बनवा लो, 3 बनवा लो, 4 बनवा लो, इट इज ऑल अप टू यू, ठीक है। तो दैट इज मोनोक्लोनल। लेकिन अगर मैं चारों को कहूं, चारों या एक से ज्यादा, जैसे 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, पॉलीक्लोनल। दोज आर बेसिकली पॉलीक्लोनल, ठीक है। दैट इज जो यहां पर जैसे मैंने 4 टाइप की दिखाई है, ठीक है, क्योंकि देखो एंटीजन तो आपका सेम ही है, ठीक है ना, एंटीजन तो एक ही है, बट एंटीजन पे अलग अलग टाइप के एपिटोप होते हैं, ठीक है। अब एपिटोप का नंबर कुछ भी हो सकता है, कई बार ऐसे भी हो सकता है, जैसे मान लो एंटीजन के ऊपर एक ही कॉपी है, ठीक है, और ऐसे मान लो दूसरा है, सेम है उसके ऊपर भी, ठीक है, तो उस केस में एंटीबॉडी में भी ऐसे बाइंड करेंगी, ठीक है। वी कैन हैव ए सिंगल कॉपी, 2 कॉपीज, क्योंकि एंटीबॉडीज तभी बाइंड करेंगी जब ऑब्वियसली उसमें 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होती हैं, तो एक इधर, ठीक है। तो अगर एक कॉपी है तो एंटीबॉडी विल बाइंड इन दिस वे, ठीक है। सो किसी भी एपिटॉप की वी कैन हैव 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3, जितनी भी, दैट डिपेंड्स ऑन द एंटीजन कि उसके ऊपर मल्टीपल कॉपीज भी हो सकती हैं, ठीक है। और एंटीबॉडी का जो पोर्शन एंटीजन से बाइंड करता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका पैराटोप, ठीक है। एपिटोप होता है एंटीजन पे, और एंटीबॉडी का वो पोर्शन जो आपका किसके साथ बाइंड करता है, एंटीजन के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका पैराटोप, ठीक है। तो ना ये चीज क्लियर होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो एपिटोप्स आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय एपिटोप, कि एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं, और एक एंटीजन के ऊपर अलग अलग एपिटोप हो सकते हैं, अलग अलग एपिटोप के लिए अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज होंगी, एंड इफ देयर इज सिंगल, अगर आप सिर्फ एक ही एपिटोप के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनवा रहे हो, यू कैन टेक एनी एपिटोप, रेड, ग्रीन, ब्लू और दिस वन ब्राउन, सो दैट इज मोनोक्लोनल। बट अगर सभी एपिटोप्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज हैं, सो दैट विल बी योर पॉलीक्लोनल। तो ये सब हमने आपके टॉपिक्स पढ़े इसमें। इम्यूनोजेनिसिटी, एंटीजेनिसिटी क्या होता है, आपका नेचर ऑफ एंटीजेंस हमने पढ़ा, एडजुवेंट्स का कंसेप्ट आपका पढ़ा, इसमें हमने क्वेश्चन भी किया। देन वी हैव सीन की बेसिकली एपिटोप्स क्या होते हैं, और even if you have a single molecule, B cell will recognize the different epitope, T cell आपका different epitope को, हैप्टन्स जो होते हैं वो एंटीजेनिक होते हैं, और हैप्टन कैरियर आपका इम्यूनोजेनिक होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमने डाइनाइट्रोफिनोल, दैट इज वन ऑफ द कॉमन एग्जांपल ऑफ हैप्टन, तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनती, बट जब आप इसके साथ प्रोटीन लगा देते हो तो हैप्टन के अगेंस्ट एंटीबॉडी भी बनती है, आपकी प्रोटीन कैरियर के अगेंस्ट भी बनती है, और हैप्टन कैरियर के अगेंस्ट भी आपकी एंटीबॉडी बनती है।